बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल ट्रेड लाइफ चैम्पियंस शाजी के अंदर मोस्ट वेलकम है। अच्छा, मार्केट की KSE 100 डेज़ की वीकली क्लोजिंग हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ मार्केट का कंप्लीट एनालिसिस शेयर करूंगा। पहले मार्केट का ओवरऑल आपके साथ कुछ डेटा भी शेयर करूंगा, उसके बाद लास्ट के अंदर मैं आपके साथ मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस भी शेयर करूंगा और कुछ स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखेंगे कि वीकली बेसिस के ऊपर कौन कौन से स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है, कौन कौन से स्टॉक जो है वो टॉप लेगर्ड रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं डेटा से। बात करते हैं मार्केट के डेटा से। तो KSE 100 इंडेक्स ने अपनी जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है लास्ट वीक के अंदर 46,421 के ऊपर की है, और प्रीवियस वीक के अंदर जनाब जो इंडेक्स की क्लोजिंग हुई थी 45,754 के ऊपर हुई थी। पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। जो चेंज है जनाब 1.46% इंडेक्स जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो जनाब यहाँ पे आप सकते हैं कि करंट वीक के अंदर जो मार्केट का कैपिटल रहा है वो रहा है 6.87 बिलियन रहा है, और प्रीवियस वीक के अंदर था जनाब 6.77। मगर मार्केट के अंदर जो आपका कैपिटलाइजेशन है वो भी जनाब इंक्रीज़ हुआ है। अगर मार्केट के टर्नओवर की बात करें, एवरेज टर्नओवर की, तो जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि करंट वीक के अंदर जो जनाब लास्ट वीक के अंदर वो रहा है 139.01 का, और उससे पहले जो प्रीवियस वीक रहा है जनाब 160.60 का रहा है। मतलब चेंज हुआ है 13.4%। टर्नओवर का चेंज होना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट की लास्ट वीक के अंदर प्रीवियस वीक के मुकाबले में पोजीशन जो है वो टर्नओवर कम किया गया है और होल्डिंग की गई है। क्योंकि अब जो करंट वीक है जो कंटिन्यू चल रहा है, करंट वीक की बात करें तो ये आपके पास रोल ओवर वीक भी है, तो इसके अंदर आपको टर्नओवर ज़्यादा नज़र आएगा, लेकिन लास्ट वीक के अंदर जो टर्नओवर है वो कम रहा है। अच्छा, अब आप बात करते हैं टॉप वॉल्यूमीटर स्टॉक्स की। तो वीकली बेसिस पर कौन कौन से स्टॉक जो जनाब वो टॉप वॉल्यूमीटर स्टॉक रहे हैं। तो नंबर 1 पे WTL रहा है, ठीक है जनाब, जिसने जो वॉल्यूम जनरेट किए हैं 31.64 बिलियन के किए हैं। सेकंड नंबर पे MLCF रहा है जनाब, जिसने 30.74 बिलियन के वॉल्यूम जनरेट किए हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे ट्रीट है, जिसने 24.95 बिलियन के वॉल्यूम जनरेट किए हैं। फिर BIPL है, जिसने 23.15 बिलियन के वॉल्यूम जनरेट किए हैं। उसके बाद नंबर है सिनर्जी का, जिसने 21.29 बिलियन के वॉल्यूम जनरेट किए हैं। मतलब अगर हम वॉल्यूम मीटर्स की बात कर रहे हैं तो आपको जिन स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा काम होता हुआ नज़र आया है वो ये 5 स्टॉक हैं जिन्हें लास्ट वीक के अंदर हाईली वॉल्यूम जनरेट किए हैं। ख़ास करके अगर मैं बात करूँगा तो MLCF और ट्रीट काबिल ज़िक्र हैं, और थर्ड नंबर BIPL भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जनाब इंडेक्स के चार्ट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनाब इंडेक्स के चार्ट के अंदर आपको कंटिन्यू जो ग्राफ के ऊपर जो तेज़ी नज़र आ रही होगी। और इंडेक्स में जनाब अपना जो 18 सितंबर को हम बात करें तो इंडेक्स की जो पोजीशन थी वो 45,803 के ऊपर थी। 19 सितंबर को जनाब इंडेक्स की पोजीशन 45,910 के ऊपर क्लोजिंग दी थी। उसके बाद 20 सितंबर को 45,890 तक अपना गया है। उसके बाद जनाब 21 सितंबर को 46,202 पे अपनी क्लोजिंग दी, और लास्ट के अंदर जनाब जो है 22 सितंबर मतलब लास्ट सेशन फ्राइडे के अंदर इंडेक्स जो क्लोज हुआ है 46,421 के ऊपर हुआ है। मतलब कंटिन्यू ग्राफ के ऊपर आपको जो है वो एक बुलिश मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। अच्छी बात है। अगर हम बात करें जनाब टॉप गेनर्स की और लूज़र की, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। इसमें आपको वो स्टॉक्स मिल जाएंगे जो परफॉर्मर्स रहे हैं और जो डिक्लाइनर रहे हैं। तो इस वीक के ये वीकली रिव्यू है, तो इसको आप वीकली हिसाब से कंसीडर कीजिएगा, डेली हिसाब से मत कीजिएगा। जितना भी डेटा है सारा वीकली बेसिस के ऊपर है। तो जनाब वीकली बेसिस के ऊपर लास्ट वीक के अंदर जो टॉप परफॉर्मर स्टॉक रहा है जिसने 14.7% जो गेन किया है वो जनाब आपका PGLC। उसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब लोडके में इसने 12.3% तक का गेन किया है लास्ट वीक के अंदर, काफ़ी अच्छा गेन किया है। उसके बाद यूनिटी फूड है जिसने 11.7% जो गेन किया है। उसके बाद नंबर आता है जनाब SCBPL का, जो कि 11.7% पॉजिटिव रहा है, यूनिटी के बराबर रहा है तकरीबन। उसके बाद नंबर है जनाब GADT का, जो कि 10% जो है तकरीबन ऊपर हुआ है। तो टॉप का जनाब जो गेनर रहा है वो रहा है PGLC। उसके बाद लास्ट में बात की जाए तो वो बनता है GADT। बाकी यूनिटी फूड और लोडके में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये जनाब लास्ट वीक के अंदर काफ़ी अच्छे गेनर्स रहे हैं। अगर हम बात करें लूज़र्स की, तो जनाब नंबर 1 पे जो लूज़र आ रहा है वो आ रहा है मरीब, जो कि -7.4% डिक्लाइन हुआ है।
उसके बाद नंबर है UPFL का जो कि -5.4% डिक्लाइन हुआ है। उसके बाद ATLHA जो कि -3.7% डिक्लाइन हुआ है। उसके बाद नंबर है PIOC का, पायनियर सीमेंट का, जो कि -3% जनाब डिक्लाइन हुआ है। उसके बाद नंबर है मुगल का जो कि -2.5% डिक्लाइन हुआ है। तो जनाब अब आपको क्या करना है, अब इस वीक के अंदर आपको जो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, मैंने लास्ट वीक भी आपको कहा था। अब आपको जनाब ये आपके पास टोटल 10 स्टॉक्स हैं, 5 आपके पास गेनर्स हैं, 5 लूज़र्स हैं। तो जनाब जो गेनर्स हैं टॉप के, जिसमें आपकी बात करूं PGLC, आप उसको चेक करना है। यूनिटी फूड को आपको चेक करना पड़ेगा और लोटकेम को आपको चेक करना है कि इसके अंदर जो है करंट वीक के अंदर स्पेस है अपर जाने का या करेक्शन लेगा, क्योंकि आप हमेशा उन स्टॉक्स के अंदर एंट्री करते हैं जो कि अपना गेन कर चुके होते हैं, जो कि एक वीक के अंदर 11% 15% गेन कर चुके हैं। तो उन स्टॉक्स के अंदर जनाब करेक्शन जो होता है वो एक्सपेक्टेड होता है। तो आपको जो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, इन स्टॉक्स के अंदर जो गेनर्स हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए, बल्कि उन स्टॉक्स में काम करना चाहिए जो कि सपोर्ट की तरफ हैं, जो कि लूज़र्स हैं। जैसे आपके सामने मरीब है, PIOC है, मुगल है, इन्होंने करेक्शन ली है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि ट्रेंड कहाँ से रिबाउंड होता है। तो ये आपको मैंने इंडिकेशन कर देता हूँ, बाकी आप फर्दर खुद चेक कीजिएगा। अच्छा जनाब अब बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की मज़ीद डिटेल के अंदर, कि स्टॉक्स की जनाब मंथली बेसिस के ऊपर, 3 मंथ बेसिस के ऊपर, 6 मंथ बेसिस के ऊपर, 12 मंथ बेसिस के ऊपर कैसी परफॉर्मेंस रही है, 1 ईयर के अंदर क्या हाई हो रहा है, और आपको किन स्टॉक्स के अंदर जनाब काम करना चाहिए, किन स्टॉक्स से अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले चेक करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जनाब सबसे पहले आ रहा है इंडू। जनाब इंडो की पोजीशन मंथली बेसिस के ऊपर रही है -6.5%। अगर हम इसकी पोजीशन चेक करें जनाब 12 मंथ की पोजीशन, तो -0.8% रह रही है। तो मतलब इंडो के अंदर भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि इसने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है और इसके पास भी काफ़ी स्पेस है ऊपर जाने का। उसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स की, जनाब जिसने 22 सितंबर को अपनी क्लोजिंग दी है 115 रुपीज़ 80 पैसा के ऊपर दी है। मंथली बेसिस के ऊपर जनाब ये पॉजिटिव रहा है 3.3%। अगर हम बात करें ईयरली बेसिस के ऊपर, तो जनाब ये एयरली पोजीशन में इसकी पोजीशन रही है 12 मंथ के ऊपर -34.6% रहा है। तो जनाब पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स के पास भी जनाब काफ़ी स्पेस ऊपर जाने के लिए इसके अंदर भी आप काम कर सकते हैं। मंथली बेसिस के ऊपर 3.3% पॉजिटिव हुआ है, कोई इतना बड़ा फ़र्क हमें नज़र नहीं आया, मतलब ये फर्दर ऊपर जा सकता है। तो इन स्टॉक के अंदर काफ़ी आप काम कर सकते हैं। अगर फंडामेंटल भी आप चेक करें तो इसकी जनाब काफ़ी अच्छी खासी परफॉर्मेंस आई है। अगर हम बात करें सीमेंट सेक्टर की, तो सीमेंट सेक्टर के अंदर जनाब आप यहाँ पे देखें मंथली बेसिस के ऊपर, तो मंथली रो के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि सबसे पहले नज़र आ रहा होगा DG खान सीमेंट, जो कि जनाब मंथली बेसिस के ऊपर माइनस रहा है 14.2%। मंथली बेसिस के ऊपर माइनस रहा है, अभी तक इसने गेन नहीं किया है। मंथली बेसिस के ऊपर अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है फ्राइडे को 44 रुपीज़ 08 पैसा के ऊपर की है। अगर हम बात करें जनाब ईयरली बेसिस के ऊपर, तो जनाब ईयरली बेसिस के ऊपर ये माइनस रहे -22.1%। बाकी अगर हम सीमेंट सेक्टर के अंदर बात करें तो तकरीबन सब ने परफॉर्म किया है। किसने परफॉर्म नहीं किया है, तो जनाब DGKC ने नहीं किया है, और सेकंड जनाब उन्होंने किया है 19.1% जो माइनस रहा है ईयरली बेसिस के ऊपर, वो रहा है जनाब आपके पास 4G सीमेंट। मतलब 4G सीमेंट और DG खान सीमेंट, इन दोनों के स्टॉक्स के अंदर सीमेंट सेक्टर के अंदर आप कोई स्टॉक चूज़ करना चाहते हैं, तो मेरी सजेशन आपको ये है कि आप उन स्टॉक्स में काम करें जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, जिनके पास परफॉर्म करने का भी चांस है। तो DG खान और 4G सीमेंट, इन दोनों के अंदर आप काम कर सकते हैं। अच्छा जनाब अब बात करते हैं FIPI LIPI फ्लो की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनाब आपकी जो पोजीशन रही है गोरे की, वो जनाब 22 सितंबर के अंदर जो है वो माइनस रही है, मतलब सेल पे रहा है। 21 सितंबर को जनाब ये बाइंग के ऊपर रहा है, 20 सितंबर को भी बाइंग के ऊपर रहा है, 19 सितंबर को भी बाइंग के ऊपर रहा है, और 18 सितंबर को भी पोजीशंस की सेलिंग के ऊपर थी। अगर हम बात करें अपनी FIPI LIPI डेटा में से लोकल प्लेयर्स की, तो लिपी डेटा की लिपी फ्लो जो रहा है जनाब वीक के ऊपर वो रहा है। यहाँ पे आप देखें तो इंडिविजुअल की पोजीशन जनाब वो बाइंग के ऊपर रही है। उसके बाद कंपनीज़ की पोजीशन चेक करें तो कंपनीज़ की पोजीशन भी जनाब बाइंग के ऊपर रही है। और उसके बाद हम बात करें बैंक की, तो बैंक की पोजीशन सेल के ऊपर रही है। म्यूचुअल फंड की पोजीशन भी सेल के ऊपर रही है। इंश्योरेंस की कंपनी की पोजीशन भी जनाब इंश्योरेंस की सेल के ऊपर रही है। आपके ब्रोकर्स भी जनाब वो सेल के ऊपर रहे। हाँ, अदर्स इंस्टीट्यूट जनाब वो जो बाइंग के ऊपर है। सबसे अच्छी जो बाइंग की है लोकल प्लेयर्स में वो अदर्स इंस्टीट्यूट ने की है, जो कि 2.32 US मिलियन की बनती है। उसके बाद हम आते हैं हम आप और मैं कॉमन पर्सनस इंडिविजुअल्स, जो है जनाब 1.18 मिलियंस की जो है बाइंग की है। उसके बाद हम बात है कंपनीज़ का जो है 0.53 मिलियन की शॉर्ट क्वांटिटी बाइंग की हुई है कर सकते हैं। उसके बाद बात करें इंजीनियरिंग सेक्टर की, तो नंबर 1 पे आता है अमरीली स्टील और सेकंड पे है मुगल।
तो जनाब अमरीली स्टील जो रहा है वो एयरली बेसिस के ऊपर 12 मंथ की पोजीशन के ऊपर माइनस रहा है 28.8%। इसने फ्राइडे को अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 18 रुपीज़ 77 पैसा के ऊपर की है। 1 मंथ की इसकी पोजीशन जनाब माइनस 13.1% है। उसके बाद नंबर है मुगल आयरन का, जो कि मंथ बेसिस के ऊपर 1.9% पॉजिटिव रहा है। और अगर हम बात करें इसकी एयरली बेसिस के ऊपर तो 19.9% रहा है। मतलब अगर हम तो जनाब जो अच्छी सपोर्ट के ऊपर नज़र आ रहा है, जिसके अंदर ऊपर जाने के लिए स्पेस नज़र आ रहा है, जो कि ज़्यादा हमें डिक्लाइन नज़र आ रहा है, वो है जनाब इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर अमरीली स्टील STL। उसके बाद अब बात करते हैं जनाब फर्टिलाइज़र सेक्टर की। अच्छा, जब हम बात करें फर्टिलाइज़र सेक्टर की, तो जिस स्टॉक्स ने मंथली बेसिस के ऊपर परफॉर्म करना शुरू कर दिया है वो है जनाब 8.0% के साथ टॉप के ऊपर एफ फर्टिलाइज़र, जिसने 27 रुपीज़ 75 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और एयरली बेसिस के ऊपर जनाब ये डाउन है 11.4%। उसके बाद हम पोजीशन चेक करें तो उसके बाद बनता है जनाब फौजी फर्टिलाइज़र, जो कि 1.4% पॉजिटिव रहा है करंट मंथ के अंदर। और इसकी जो परफॉर्मेंस रही है एयरली बेसिस के ऊपर डाउन है जनाब -25.1%। अगर हम बात करें तो जनाब उसके बाद में आता है एंग्रो का, जो कि जनाब मंथली बेसिस के ऊपर -2.6% है, लेकिन एयरली बेसिस के ऊपर जनाब इसकी पोजीशन 26.5% पॉजिटिव है। तो अब आपको जो स्टॉक चूज़ करना है जनाब, आपको वो चूज़ करना है जिसके अंदर ज़्यादा स्पेस हो ऊपर जाने का। तो यहाँ पे अगर हम एयरली बेसिस पे पोजीशन चेक करें तो -25.1% के साथ टॉप पर है जनाब, वो आपके पास है फौजी फर्टिलाइज़र। तो आपको इसके अंदर बिल्कुल काम करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर तेज़ी भी शुरू हो चुकी है और मंथली बेसिस के ऊपर इसके अंदर बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि 1.4% के साथ पॉजिटिव शुरू हो चुका है। अच्छा, हम मंथली को और 12 मंथ को जो कंपेयर कर रहे हैं, उसको जस्ट कंपेयर करने का मकसद ये है कि आपको दिखा सकूं कि शॉर्ट टर्म के ऊपर कहाँ पॉजिटिविटी आ रही है और लॉन्ग टर्म के ऊपर कितना उसके पास स्पेस है ऊपर जाने का। तो हम इसी हवाले तक आप चेक करें तो फौजी फर्टिलाइज़र को तो 1.4% इंक्रीज़ हुआ है मंथली बेसिस के ऊपर, और एयरली बेसिस के ऊपर जनाब ये डाउन रहा है -25.1%। तो मतलब इसके पास ऊपर जाने के लिए काफ़ी स्पेस है। अच्छा जनाब, फर्टिलाइज़र सेक्टर के बाद हमारे पास जो सेक्टर आ रहा है वो आ रहा है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। इसके अंदर सिस्टम के बारे में इन्होंने रिपोर्ट जो बनाई है रिसर्च, उसके मुताबिक 426 रुपीज़ के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है फ्राइडे को। मंथली पोजीशन के ऊपर जनाब ये डिक्लाइन रहा है 7.92%, और एयरली बेसिस के ऊपर पोजीशन चेक करें तो पॉजिटिव रहा है 11.65%। उसके बाद हम बताए जनाब केबल इलेक्ट्रिक गुड्स का, तो नंबर 1 पे आता है हमारे पास ये पाक इलेक्ट्रॉन, जो कि जनाब 9 रुपीज़ 75 पैसा के ऊपर क्लोज़ हुआ है, और मंथली बेसिस के ऊपर डिक्लाइन है जनाब 5.3%। ठीक है जनाब। और अगर एयरली बेसिस पे पोजीशन चेक किया जाए तो जनाब 24.7% ये डिक्लाइन है। मतलब अगर पोजीशन चेक की जाए तो एयरली बेसिस के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए इसके पास काफ़ी खासा स्पेस है। अगर मंथली बेसिस पे पोजीशन चेक करें तो फर्दर भी डिक्लाइन दिखा सकता है। अच्छा जनाब, उसके बाद हम आता है पीसेस के सबसे हैवी वेटेड सेक्टर की, ऑयल एंड गैस की। तो जनाब ऑयल एंड गैस के अंदर हमारे पास जो सबसे पहले स्टॉक आता है वो आता है जनाब OGDC। तो OGDC की जनाब जो क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को 96 रुपीज़ के ऊपर हुई है। मंथली बेसिस के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस चेक करें तो माइनस रहा है 3.5%। और अगर हम इसकी एयरली पोजीशन के ऊपर पोजीशन चेक करें तो जनाब एयरली बेसिस के ऊपर इसकी पोजीशन जो रही है ये रहा है जनाब 44.5% पॉजिटिव। तो जनाब ऑयल एंड गैस के अंदर OGDC जो है वो मंथली बेसिस के ऊपर माइनस रहा है 3.5%, और एयरली बेसिस के ऊपर जनाब ये गेन कर चुका है 44.5%। मतलब OGDC के पास चांसेस हैं कि ये फर्दर डिक्लाइन दिखा सकता है, और इसके अंदर थोड़ा सा आपको काशियस अप्रोच जो अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि एयरली बेसिस के ऊपर ऑलरेडी ये 44.5% गेन दे चुका है। ठीक है जनाब। उसके बाद हम बात करते हैं और कौन से मंथली बेसिस के ऊपर अच्छे स्टॉक्स हैं। तो जनाब सबसे ज़्यादा जो हमें डिक्लाइन नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है 4.4% के साथ डिक्लाइन, और -6.4% डिक्लाइन है जनाब आपके पास अटक पेट्रोलियम, जो कि मंथली बेसिस के ऊपर माइनस है 6.4%। अपनी क्लोजिंग दी है 298 की प्राइस के ऊपर, और एयरली बेसिस के ऊपर जनाब ये पॉजिटिव रहा है 12.0%। तो मतलब अगर आप पोजीशन चेक करें तो उसका मतलब है कि अटक पेट्रोलियम के अंदर भी आप पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि मंथली बेसिस के ऊपर ये ऑलरेडी -6.4% है, और एयरली बेसिस के ऊपर 12% जो है ये पॉजिटिव है। अब अभी भी ऊपर जा सकता है, तो गेन करने के लिए इसका काफ़ी स्पेस बनता है।
अगर हम बात करें उसके बाद हम हेस्कोल पेट्रोलियम की, तो जनाब हेस्कोल की जो पोजीशन है वो मंथली बेसिस के ऊपर -5.2% है, ₹4.95 पे क्लोज हुआ है। और ईयरली बेसिस के ऊपर जनाब ये डाउन रहा है -27.4%। मतलब अगर हम बात करें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जनाब सबसे ज़्यादा जो डिक्लाइन हमें नज़र आ रहा है वो हेस्कोल ही नज़र आ रहा है, जो कि ईयरली बेसिस के ऊपर 12 मंथ के डेटा के ऊपर -27.4% है। और जो अच्छा खासा गेन कर चुका है वो OGTC है। और उसके बाद जनाब जो गेन कर चुका है वो आपके पास मारी पेट्रोलियम है जिसने 32.3% गेन किया है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे 27.7% गेन कर चुका है आपके पास पाकिस्तान पेट्रोलियम। और -20.01% रहा है हेस्कोल के बाद जनाब वो रहा है आपके पास पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO। मतलब ईयरली बेसिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन है हेस्कोल और PSO। मंथली बेसिस के ऊपर जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी तक वो कर रहे हैं जनाब आपके पास पाकिस्तान स्टेट ऑयल 0.2% यहाँ से रीबाउंड होना शुरू हुआ है। मतलब यहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी ईयरली बेसिस के ऊपर डिक्लाइन है और यहाँ से मंथली बेसिस के ऊपर इसका ट्रेंड जो है पॉजिटिव होना शुरू हुआ है। उसके बाद हम बात करें जनाब हमारे पास आता है पावर सेक्टर। तो पावर सेक्टर्स में जनाब हम स्टॉक की बात करें तो आता है हुप पावर नंबर 1 पे जिसने ₹86 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। मंथली बेसिस के ऊपर 3.6% जनाब ये पॉजिटिव है। और अगर हम ईयरली पोजीशन में इसकी चेक करें तो जनाब 86% पॉजिटिव हो चुका है, 86% तक का गेन कर चुका है, काफ़ी ज़्यादा गेन कर चुका है। इसके अंदर आपको थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, अभी से आपको कह देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि सपोर्ट ले सकता है, किसी भी टाइम करेक्शन इसके अंदर आ सकती है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गेन कर चुका है ईयरली बेसिस के ऊपर। अगर हम बात करें जनाब उसके बाद हम आता है पावर सेक्टर के अंदर के इलेक्ट्रिक का जनाब जिसने ₹1.89 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। मंथली बेसिस के ऊपर 14.9% डिक्लाइन है। और अगर ईयरली बेसिस की पोजीशन चेक करें तो -30.6% है। तो अगर मैं बात करूं के इलेक्ट्रिक की तो जनाब मेरे हिसाब से के इलेक्ट्रिक के अंदर आप बिल्कुल लॉन्ग इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं क्योंकि 14.9% अभी से ही है, मंथली बेसिस के ऊपर डिक्लाइन है। तो मतलब इसके बाद मज़ीद नीचे आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत। अच्छा हम बात करें पर्सनल गुड्स की तो नंबर 1 पे आता है निशाद चुनिया लिमिटेड NCL। तो जनाब NCL की मंथली बेसिस के ऊपर जो परफॉर्मेंस रही है वो माइनस है 14.6% और ईयरली बेसिस के ऊपर 35.3% जनाब ऑलरेडी माइनस है। मतलब हम पोजीशन चेक करें तो इसके पास भी ऊपर जाने के लिए स्पेस बनता है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ये डाउन हो चुका है, डिक्लाइन दिखा चुका है। तो इसके पास भी ऊपर जाने के लिए काफ़ी स्पेस है, तो आप इसके अंदर भी पोजीशन ले सकते हैं। उसके बाद बनता है निशाद मिल NML जिसने ₹60.71 प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और ये जनाब मंथली बेसिस के ऊपर माइनस रहा है -9.8%। और उसके बाद हम पोजीशन चेक करें इसकी ईयरली बेसिस के ऊपर तो ये डिक्लाइन रहा है 5.3%। तो मतलब अगर पोजीशन चेक करें तो मंथली बेसिस के ऊपर ये 9.8% डिक्लाइन है। इसका मतलब है शॉर्ट टर्म के ऊपर ये आपको अच्छा खासा गेन दे सकता है, इसके अंदर भी आप पोजीशन ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है जनाब बैंकिंग सेक्टर की। तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर देखते हैं कि सबसे पहले कि मंथली बेसिस के ऊपर कौन से स्टॉक जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ना सबसे ज़्यादा टॉप पे हमारे पास नज़र आ रही है, पोजीशन नज़र आ रही है हबीब मेट्रोपॉलिटन की। तो हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने जनाब अपनी जो मंथली बेसिस के ऊपर गेन किया है वो किया है 13.1%। और पोजीशन क्लोज जो हुई है जिस प्राइस के ऊपर वो ये ₹36.17 के ऊपर क्लोज हुई है। अगर ईयरली बेसिस के ऊपर पोजीशन चेक करें तो जनाब 32.2% ऑलरेडी ये इंक्रीज़ हो चुका है। तो इसके अंदर जनाब मेरे हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग की जाए तो यही बेहतर रहेगा, इसके अंदर ज़्यादा होल्डिंग करना थोड़ा सा आपके लिए रिस्की हो जाएगा। तो जनाब उसके बाद हम पोजीशन चेक करें तो नज़र आती है जनाब मंथली बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस करते चेक करते हैं तो जनाब नज़र आता है हमारे पास 3.8% गेन किया है इलाइट बैंक ने, ABL ने। और अगर इसकी पोजीशन चेक करें तो यहाँ ईयरली बेसिस के ऊपर भी 25.5% ये जो है इंक्रीज हो चुका है। तो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर पोजीशन नहीं ली जाए तो बेहतर होगा, ABL के अंदर शॉर्ट टर्म पे पोजीशन आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम पोजीशन चेक करें तो जनाब मंथली बेसिस के ऊपर जिसकी सबसे ज़्यादा मुझे डिक्लाइन नज़र आ रही है पोजीशन, जो मंथली बेसिस के मंथली चार्ट के ऊपर जो है वो डिक्लाइनर रहा है वो नज़र आ रहा है बैंकिंग सेक्टर के अंदर मुझे जनाब यहाँ पर -5.6% के साथ वो है जनाब आपके साथ मीज़ान बैंक, जो कि मंथली बेसिस के ऊपर 5.6% डिक्लाइनर रहा है। और ईयरली बेसिस पर अगर इसकी पोजीशन चेक करें तो जनाब ईयरली बेसिस के ऊपर 25% पॉजिटिव रहा है।
तो मतलब मंथली पोजीशन के ऊपर इसके अंदर फर्दर डिक्लाइन थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर कोई इसके अंदर शॉर्ट टर्म की पोजीशन ले, मंथली बेसिस की पोजीशन ले, तो गेन इसके अंदर भी एक्सपेक्टेड है। लेकिन लॉन्ग टर्म की पोजीशन इसके अंदर अवॉइड की जाए, क्योंकि ऑलरेडी गेन कर चुका है 25%, तो इसके अंदर भी करेक्शन आ सकती है। ठीक है ना। तो ये था सेक्टर वाइज ओवरव्यू, और मैंने मंथली और ईयरली बेसिस के ऊपर कंपैरिजन करके आपको कुछ स्टॉक की पोजीशन बताई है, ताकि आपको इंडिकेशन की है पोजीशन तो आपको लेनी है। मैंने जस्ट आपको इंडिकेशन की है कि किन स्टॉक की पोजीशन अच्छी है, किन स्टॉक के अंदर आपको एहतियात करनी चाहिए, बाकी पोजीशन आपको ही लेनी है। अब चलते हैं जनाब डायरेक्ट टेक्निकल चार्ट की तरफ, देखते हैं कि KSE 100 डेज की टेक्निकल चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन है। करते हैं लास्ट के अंदर KSE 100 डेज के टेक्निकल चार्ट की। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। KSE 100 इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है लास्ट वीक के अंदर, वो की है जनाब 46,421 के ऊपर। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूं तो जनाब जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है बुलिश पियर्सिंग, जो कि एक पॉजिटिव पैटर्न है, फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। अगर फर्दर टेक्निकल इंडिकेटर्स की हम बात करें तो जनाब 9 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है 47,053 इंडेज, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करें RSI की तो जनाब जो वीकली RSI है वो स्टैंड है 59 के ऊपर। 50 से अबव RSI वीकली बेसिस के ऊपर अच्छी RSI होती है। MACD की डाइवर्जेंसेस की बात करूं तो जनाब अभी तक MACD की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव हैं, बेरिश क्रॉस ओवर जनरेट नहीं हुआ है। अगर हम बात करें वॉल्यूम्स की तो जनाब यहाँ पर वॉल्यूम्स की पोजीशन है 310 मिलियंस की जनाब वॉल्यूम लगे हैं, जो कि जनाब प्रीवियस वीक की बनस्बत लोअर है। 20% डिक्लाइनर है वॉल्यूम के अंदर। बाकी अदर ऑल जो पोजीशन है जनाब टेक्निकल इंडेक्स की बात की जाए, चार्ट फॉर्मेशन की बात की जाए, तो इंडेक्स थोड़ा बहुत यहाँ पे रीबाउंड होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जब तक मैं आपको वही बात करूँगा कि वीकली बेसिस के ऊपर जब तक इंडेक्स अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता है, जो कि बनता है जनाब 49,366, तो हम इंडेक्स को बुलिश नहीं कहेंगे वीकली बेसिस के ऊपर। हाँ, शॉर्ट टर्म के ऊपर इंडेक्स जो है वो डेली चार्ट के ऊपर पॉजिटिव हुआ है, तो थोड़ी बहुत हमें पॉजिटिविटी आने वाले दिनों के अंदर भी नज़र आ सकती है। लेकिन स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के लिए, एक न्यू साइकिल के लिए इसका ब्रेकआउट बहुत ज़रूरी है, जो कि बनता है 49,366 से लेके 400 के अराउंड। फिलहाल जो पोजीशन है कैंडलस्टिक पैटर्न है वो फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। तो करंट वीक की जो स्ट्रेटेजी रहेगी मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप ही रहेगी, यही बेहतर रहेगा। जहाँ डिप मिले वहाँ बाय करें। आपके पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 46,970 की है, और जो सेकंड रेजिस्टेंस है 47,305 की है, थर्ड रेजिस्टेंस 47,608 की है। अगर सपोर्ट की बात करूं, फर्स्ट सपोर्ट बनती है शॉर्ट टर्म के ऊपर 46,048 की, और जो सेकंड सपोर्ट बनती है वो बनती है 45,494 की। तो बाय ऑन डिप की मतलब ये होता है कि सपोर्ट के पास आपको बाय करना चाहिए, और कोशिश करके कि रेजिस्टेंस के पास जो है आप एग्ज़िट लें। और स्टॉक्स की पोजीशन आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ स्टॉक भी डिस्कस करूँगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी कुछ आपके साथ इंडिकेशन किया है, क्योंकि मैंने फैसला आप पर छोड़ा है कि आप जो चाहे स्टॉक लें, जो चाहे बाय करें। और लेकिन जो मेरी चॉइस होगी और जहाँ पे जिसकी टेक्निकल एनालिसिस मैं शेयर करूँगा उसके हिसाब से मैं अपनी राय दूँगा। लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको एक रिसर्च रिपोर्ट की जो मेरे सामने मौजूद थी किसी सिक्योरिटी हाउस की, ब्रोकरेज हाउस की, वो आपके साथ शेयर की है, और उसके अंदर जो डेटा था वो आपके साथ शेयर किया है ताकि आपको काम आए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत काम आएगी इंशाअल्लाह इस वीक के अंदर। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।